Assalamu alaikum viewers. In our previous video, we have discussed about how to enter data in SPSS. Now we are quickly going towards the demographic analysis of the data. इस वीडियो में मैं आपको demographic analysis बताऊंगी. In the next video, we will go for regression analysis between independent, dependent variable, process haze models और इनके वेरिएबल्स के दरमियान की रिलेशन बताऊंगी. अभी हम डेमोग्राफिक एनालिसिस की तरफ चलेंगे. डेमोग्राफिक एनालिसिस करने से पहले जो कुछ स्टेप्स होते हैं जो किसी भी एनालिसिस के स्टार्ट में करते हैं वो ये होते हैं कि सबसे पहले आपने एनालाइज में जाना है और रिलायबिलिटी चेक करनी है. एनालाइज, स्केल, रिलायबिलिटी. अगर तो आपके स्केल्स रिलायबल हैं तो आप आगे चल सकते हैं, अदरवाइज आगे नहीं चल सकते. ये मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किए थे. मैं आपके सामने दोबारा से इसको सिलेक्ट करती हूँ. ये इस तरह से मैंने बैक स्पेस कर दिया. अब लेट्स से मैं रिलायबिलिटी चेक करनी हूँ अपने इस वेरिएबल की, मोशन रूल डिसोनेंस. इसके मेरे पास 4 आइटम्स थे, मैंने 4 आइटम्स लेगी. स्टैटिस्टिक्स पे मैं गई, आइटम स्केल एंड स्केल आइटम इफ डिलीटेड को मैंने ओके कर टिक मार्क कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, ओके कर दिया. अब मेरे पास आप इस पे आ जाए. अब ये देखें, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया. अब आप इस पे आ जाए. ये आ गई रिलायबिलिटी. Reliability statistics 0.958 which is considered as good, which is considered actually as excellent. क्योंकि अगर आपकी above 0.7 है तो हम reliability consider करते हैं कि ठीक है. 0.7 से कम reliability आपकी आ रही है, इसका मतलब कि आपकी reliability ठीक नहीं आ रही. मे बी आपको reliability आपकी ठीक नहीं आ रही. उसके लिए हम क्या करते हैं, cron batch alpha if item deleted को देखते हैं. लेट्स से अगर मैं ये फर्स्ट आइटम डिलीट कर देती हूँ ना तो मेरी लाइबिलिटी आ जाएगी 0.94. तो आप अपने जो इस फाइल से है ना, इस फाइल से आप अपना ये वाला आइटम जो है EDA, इस आइटम को यहाँ से क्लिक करना है. यहाँ से क्लिक करेंगे कोई फायदा नहीं होगा. रो सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, तब भी कोई फायदा नहीं होगा. आपने यहाँ से डिलीट करना है. ठीक है, आप डिलीट कर देंगे तो आपकी रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. मेरी ऑलरेडी इंक्रीज करी है तो मुझे ज़रूरत नहीं है. सेकेंडली, रिलायबिलिटी में काफ़ी इश्यूज ऐसे आ जाते हैं कि आपकी रिलायबिलिटी आ जाती है, लेट्स से नेगेटिव आ जाती है, -0.65 या 0.002. ये रिलायबिलिटीज आ जाती है. इसका मतलब ये कि कोई एक आइटम ऐसा था जिसकी जिसकी आपको रिवर्स कोडिंग करनी थी और आपने रिवर्स कोडिंग नहीं की. रिवर्स कोडिंग क्या होती है मैं आपको बताती हूँ. रिवर्स कोडिंग ये होती है, अब मेरा ये जो है वर्क प्लेस सुपरवाइजरी सपोर्ट, आप ये देखिए वर्क प्लेस सुपरवाइजरी सपोर्ट. इसमें जो मेरी वैल्यूज है ना, इसको मैं इस तरह से कर लेती हूँ ताकि पता चल जाए. ज़्यादा ही इधर हो गया. इसमें जो मेरी आ रही है ना वैल्यूज, इस तरह कर देते हैं. इसमें जो मेरी वर्क प्लेस सुपरवाइजरी सपोर्ट की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो स्टार्ट हो रही है स्ट्रांगली डिसएग्री, देन डिसएग्री, फिर न्यूट्रल एग्री, फिर स्ट्रांगली एग्री. लेकिन वर्क प्लेस सुपरवाइजर की जो सुपरवाइजरी सपोर्ट की जो थर्ड स्टेटमेंट है वो रिवर्स कोडेड है. रिवर्स कोडेड कैसे, क्योंकि वो स्ट्रांगली एग्री से, 1 इज फॉर स्ट्रांगली एग्री. और जब हम बाकी दो स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो 1 इज फॉर स्ट्रांगली डिसएग्री, तो रिवर्स कोडेड होगी. इस वजह से आपकी रिलायबिलिटी बिल्कुल ही अजीब सी आ रही होती है, माइनस में आ रही होती है, 0.004 आ रही होती है. तो ये आपने देखना है रिवर्स कोडेड. हमें कैसे पता चलता है रिवर्स कोडेड है? आपने देखना है, एक स्टेटमेंट कह रहा है आई एम सेटिस्फाइड विद माई जॉब, एक स्टेटमेंट कह रहा है आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई जॉब. इसी को देख लेते हैं, वर्क प्लेस सुपरवाइजरी सपोर्ट को ही देख लेते हैं. ये देखें, एक स्टेटमेंट कह रही है माई सुपरवाइजर कैन बी रिलाइड अपॉन व्हेन थिंग्स गेट टफ ऑन मी. मेरा सुपरवाइजर मेरी हेल्प करता है जब चीज़ें मेरे लिए मुश्किल हो जाती हैं. दूसरी स्टेटमेंट कह रही है माई सुपरवाइजर इज विलिंग टू लिसन माई जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स. ठीक हो गया. तीसरी स्टेटमेंट कह रही है माई सुपरवाइजर रियली डज नॉट केयर अबाउट माई वेल बीइंग. तो पहली दो स्टेटमेंट क्या कह रही है, माई सुपरवाइजर इज विलिंग, मेरा सुपरवाइजर मुझे सुनना पसंद करता है, मैं टफनेस ऑफ जॉब में अपने सुपरवाइजर पे रिलाई कर सकता हूँ. और तीसरा कह रहा है कि मेरा सुपरवाइजर मेरी केयर ही नहीं करता. इसका मतलब ये रिवर्स कोडेड है. इनमें से ये वाली रिवर्स कोडेड है. तो पहली तो स्ट्रांगली डिसएग्री थी, इसको आपने स्ट्रांगली एग्री कर दिया हुआ है. तो इस तरह से पता चल जाता है पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट दोनों की जो वैल्यूज हैं वो सेम नहीं हो सकती. इस तरह से आपको पता चल गया, आपने रिलायबिलिटी देख ली. सेकेंडली, रिलायबिलिटी एक ये चीज भी होती है रिलायबिलिटी की कि रिलायबिलिटी कभी कभी ठीक नहीं भी आती, बहुत कम आ रही होती है, 0.5 आ रही होती है. उसमें आपने रिवर्स कोडिंग सब कुछ किया होता है लेकिन फिर भी वो 0.5 और इस तरह से आ रही होती है. तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, उस सिचुएशन में समटाइम्स ना थोड़ा सा डाटा मैनिपुलेशन नहीं करते, लेकिन
अगर आप उस सिचुएशन में ये होता है कि आपका डाटा सही से फिल ही नहीं हुआ होता, तो उसको सही से आप एक दो आप क्वेश्चनेयर अपने जैसे क्लोज रिलेटिव से सही तरीके से फिल करवा लें, और उस डाटा को काफी ज्यादा 5-6 दफा आप एंटर कर दें, काफी दफा एंटर कर दें, तो आपकी रिलायबिलिटी थोड़ी बेहतर हो जाती है। रिलायबिलिटी तब खराब आती है, इस सिचुएशन के अलावा रिलायबिलिटी तब खराब आती है जब आप लोगों का डाटा जो है वो सही से फिल ना हुआ हो। अगर मैं इसको कह रही हूँ वर्कप्लेस सुपरवाइजर स्पोर्ट की फर्स्ट स्टेटमेंट को कह रही हूँ स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, क्योंकि मेरे सुपरवाइजर मैं कभी अपने सुपरवाइजर पे रिलाई नहीं कर सकती, मेरे सुपरवाइजर मेरी जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी नहीं करता, मैं इसको स्ट्रॉन्गली डिसएग्री कर रही हूँ। और थर्ड स्टेटमेंट में मैं कह रही हूँ माई सुपरवाइजर रियली डज नॉट केयर अबाउट माई वेल बींग, इसको मैं एग्री कर रही हूँ। तो इसका मतलब पहली तो मैंने गलत लिखी थी या लास्ट वाली मैं गलत कर रही हूँ, तो इस वजह से आपकी रिलायबिलिटी खराब होती है। रिलायबिलिटी करने के बाद हमने क्या करना है, मैं देखना चाह रही हूँ जेंडर को स्प्लिट करके देखना चाह रही हूँ। ये मेरा जेंडर है, मेल एंड फीमेल। इसको मैं डू यू फाइंड योर जॉब स्ट्रेसफुल इसके साथ देखना चाह रही हूँ। डू यू फाइंड योर जॉब स्ट्रेसफुल इस स्टेटमेंट के साथ मैं देखना चाह रही हूँ। लेकिन इस स्टेटमेंट में मैं इस तरह से करना चाह रही हूँ कि कितने परसेंट मेल कह रहे हैं कि दे फाइंड देयर जॉब स्ट्रेसफुल, और कितने परसेंट फीमेल्स कह रही हैं दे फाइंड देयर जॉब स्ट्रेसफुल, यस और नो दोनों के आंसर मुझे चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूँगी, डाटा में गई, स्प्लिट फाइल, स्प्लिट फाइल में आपने ऑर्गेनाइज आउटपुट बाय ग्रुप्स कर लें, कंपेयर मींस ग्रुप्स कर लें, एक ही बात है, इसमें आप जेंडर ले आए, ओके कर दिया आपने, तो ये आपका एग्जीक्यूट हो गया सॉर्टेड केसेस बाय जेंडर। उसके बाद आप दोबारा इसमें जाएं, अब आप स्पून से इसको कर सकते हैं कैसे, आ, एक सेकेंड, इसको मैं बस कर रही थी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एनालाइज में जाएं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, फ्रीक्वेंसीज में। फ्रीक्वेंसीज में जाने के बाद मैंने ऑलरेडी वो किया हुआ है जेंडर, डू यू फाइंड योर जॉब स्ट्रेसफुल, दोनों डेमोग्राफिक्स वेरिएबल मैंने ऐड कर लिए। स्टैटिस्टिक्स में कुछ भी नहीं किया मैंने। चार्ट्स में मैंने पाई चार्ट चूज किया, आप हिस्टोग्राम चाहे हिस्टोग्राम कर लें, नॉर्मेलिटी कर्व के साथ चाहे तो बार चार्ट्स कर लें, आप पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे मैं परसेंटेजेस में देखना चाह रही हूँ, फ्रीक्वेंसीज में नहीं देखना चाह रही। ओके कर देती हूँ इसको, मैं ओके कर दिया। अब ये देखें, ये आगे इस तरह से, डू यू फाइंड योर जॉब स्ट्रेसफुल, 135 फीमेल्स हैं आउट ऑफ 422 के, उसमें 135 फीमेल्स हैं सिर्फ। ये आगे, डू यू फाइंड योर जॉब स्ट्रेसफुल, 77% फीमेल कहती हैं यस, एंड 23% फीमेल कहती हैं नो, दे डोंट फाइंड देयर जॉब स्ट्रेसफुल। ये देखें, पाई चार्ट में भी हमें पता चल रहा है एक स्मॉल पोर्शन कह रहा है कि दे डोंट फाइंड देयर जॉब स्ट्रेसफुल। अगेन हम मेल में जाएंगे, 288 मेल्स थे, इसका मतलब ये कि बैंकिंग सेक्टर में मेल की रेशियो ज्यादा है, ये स्टडी बैंकिंग सेक्टर में हुई थी। 59% कह रहे हैं दे फाइंड देयर जॉब स्ट्रेसफुल, एंड 41% कह रहे हैं दे डोंट फाइंड देयर जॉब स्ट्रेसफुल। आप यहाँ से देख सकते हैं इतना पोर्शन ग्रीन वाला कह रहा है नो, ये ब्लू वाला कह रहा है यस। इसका मतलब जो मेल है वो इस सेक्टर में, फीमेल्स जो है वो ज्यादा कह रही हैं कि दे फाइंड द जॉब स्ट्रेसफुल बिकॉज बैंकिंग सेक्टर इज नॉर्मली कंसीडर एज मेल ऑक्युपाइड ऑक्यूपेशन। इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि इसकी रेशियो इस तरह से आई है, तो आप इसको अपने एनालिसिस में इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे अपने डेमोग्राफिक्स को। उसके अलावा भी आपके पास मैरिटल स्टेटस होगा, एज हो गए, डिफरेंट वेरिएबल्स को आपने इस तरह फ्रीक्वेंसीज के साथ आपने देखना है कि मुझे किसको किसके साथ देखना है। क्या इस मैंने मैरिटल स्टेटस नहीं पूछा था, लेकिन मैं डू यू फाइंड योर जॉब स्ट्रेसफुल को मैरिटल स्टेटस के साथ देख सकती हूँ। हो सकता है सिंगल वीमेन कह रही हूँ कि दे डोंट फाइंड योर जॉब स्ट्रेसफुल और मैरिटल स्टेटस इम्पेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होते हैं डेमोग्राफिक्स से, वो होते हैं टी टेस्ट एंड वन वे अनोवा। उसके लिए आपने किधर जाना है, एनालाइज में जाए आप, कंपेयर मीन्स, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में आप जाएंगे। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कहते हैं विद इन द सेम वेरिएबल शुड हैव टू कैटेगरीज। सेम वेरिएबल है जेंडर बट टू कैटेगरीज मेल एंड फीमेल। इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट इन इसका रिलेशन चेक करता है डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। देन पेयर्ड टी टेस्ट, ये आपको नजर आ रहा है, पेयर्ड टी टेस्ट वो देखता है व्हेन डेमोग्राफिक वेरिएबल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जैसे कि आप देख रहे हैं फीमेल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल था कमिटमेंट लेवल, आप फीमेल्स को कमिटमेंट लेवल के साथ देखते हैं तो आप पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट यूज करेंगे। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट तब यूज करेंगे जब एक ही चीज में जेंडर में 2 कैटेगरीज आ रही है, एज में 3 कैटेगरीज आ रहे हैं,
जब एज में आप सिर्फ 15 साल से लेकर 25 साल तक के लोगों को स्टडी कर रहे हैं तो आप पेयर टी टेस्ट यूज करेंगे, और वन सैंपल टी टेस्ट यूज करते हैं जब आप एक ही चीज को चेक करें, चेकिंग हाउ सिग्निफिकेंट इज द मीन ऑफ वन वेरिएबल। जब आपका डाटा स्मॉल होना तब आप वन सैंपल टी टेस्ट यूज करते हैं, मोस्टली नहीं करते। पेयर टी टेस्ट जब आप सिर्फ फीमेल्स को चेक करें या सिर्फ एक एज ग्रुप के ब्रैकेट को चेक करें। हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम डेटा में जाके स्प्लिट फाइल जो हमने की थी इसको दोबारा से हम वापस भेजेंगे। नहीं, इसको हम यहाँ पे जाके एनालाइज ऑल केसेस टू क्रिएट, ये क्रिएट हो जाएगा। इसको मैं आपको दिखाती हूँ, स्प्लिट फाइल ऑफ हो गई है। अब जेंडर डिवाइड नहीं हुआ। अब फिर हम इसको एनालाइज करेंगे। हमने जाना है एनालाइज, कंपेयर मी, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, उनके जेंडर में मेल एंड फीमेल दोनों चीजें हैं। टेस्ट वेरिएबल में आपने डाल देना है वेरिएबल जो हम स्टडी कर रहे हैं। मैं इसको वर्कप्लेस ऑस्ट्रेसिज्म के साथ देखना चाह नहीं, मैं इसको वर्कप्लेस ऑस्ट्रेसिज्म के साथ देखना चाहती हूँ। आप चाहे, और मेरे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो ऑर्गेनाइजेशनल सिनिसिज्म था, मैं इसके साथ देखना चाह रही हूँ। आप जिस मर्जी के साथ देखना चाहें आप देख सकते हैं। मोस्टली इसको सिर्फ ये जो टेस्ट है ना, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट हो गया या वन वे अनोवा हो गया, ये सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ देखते हैं। आपने अगर तो आपकी स्टडी में हाइपोथेसिस है कि इंडिपेंडेंट के साथ आपने देखना है जेंडर को, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने ग्रुपिंग टी टेस्ट का एक ये है, टी टेस्ट सिर्फ दो कैटेगरीज लेगा, डिफाइंड ग्रुप्स। आपने यहाँ पे 1 और 2 लिख देना है बस, क्योंकि आपके सिर्फ दो ही है ना, 0 1 है। 0 1 तो नहीं ना आपने लिखा, आप 0 1 भी लिख सकते हैं अगर तो आपकी कैटेगरी 0 1 है। मेरी 1 2 थी, मैंने 1 2 लिख दिया। आपकी 2 3, आप 2 3, जो भी आपकी आपने लिख देनी, ओके कर दिया। ऑप्शंस में गए, कंटिन्यू कर दिया, इसको हम ओके कर देंगे। टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट दो वेरिएबल्स के लिए यूज होता है। अगर आपकी दो से ज्यादा वेरिएबल्स है तो आप वन वे एनोवा करेंगे। मैंने इसको ओके कर दिया। अगेन मैं इसके पास गई, ये मेरा आ गया। आपने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में आप जाएं, आप ये देखें लिवीन टेस्ट फॉर इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस 0.05 से कम है। इसका मतलब ये होता है 0.05 से ग्रेटर और लिवीन टेस्ट तो आपका डाटा नॉर्मल है। इससे आपको नॉर्मेलिटी का पता चलता है। आपने लेकिन है आप तो देख रहे हैं कि क्या इन दोनों का रिलेशन है जेंडर और आपका जो है वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशनल सिनिसिज्म का। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से जाके सिग्निफिकेंट टूटेल देखनी है। सिग्निफिकेंट टूटेल आ रही है 0.00 0.005 से कम है, इसका मतलब ये कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप between or dependent variable, that is organizational cynicism and gender। जेंडर ऑर्गेनाइजेशनल सिनिसिज्म के दरमियान जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था उनके दरमियान सिग्निफिकेंट रिलेशन एग्जिस्ट करता है। इसका ये कॉन्सेप्ट है लिवीन टेस्ट का। अगर तो ये 0.05 से ग्रेटर है तो हम पहली रो पढ़ेंगे, पहली रो सिग्निफिकेंट डिटेल की पढ़ेंगे। अगर तो ये 0.05 से कम है तो इक्वल वेरिएंस नॉट एज्यूम, क्योंकि नॉर्मेलिटी नहीं अचीव होती, इस वजह से हम सेकंड रो देखेंगे। तो इसका बस ये कॉन्सेप्ट है। सेकेंडली, अपर और लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर हम देखें तो इन दोनों के साइंस हम देखेंगे, साइन सेम है दोनों के, तो इसका मतलब डेटा इज नॉट सेट टू बी नॉर्मल। और अगर दोनों के ऑपोजिट साइन हो तो हम कहते हैं डेटा इज कंसीडर टू बी नॉर्मल। अगर इन दोनों के साइन, एक और चीज भी इससे पता चलती है, अगर इन दोनों के साइन सेम है इसका मतलब हम इससे भी पता चल जाता है कि हमारे सिग्निफिकेंट रिलेशन एग्जिस्ट करता है। अगर इन दोनों के साइन सेम ना हो तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। वैसे तो हम टूटेल सिग्निफिकेंट टूटेल को देख के ही बता देते हैं। अब नेक्स्ट करना है, हमने चेक करना है वन वे अनोवा। वन वे अनोवा के लिए दो या दो से ज्यादा कैटेगरीज हम यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोगों का आ जाता है मैरिटल स्टेटस, कंपेयर मीन्स में ये वन वे एनोवा में कि आपका आ जाता है मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस में आप 3 4 आ जाते हैं, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स, विडो, और इस तरह से आप 5 6 ऑप्शंस डाल देते हैं। तो आप उसको फिर इसमें डाल देंगे। अब डिपेंडेंट लिस्ट में मैं डालूंगी ऑर्गेनाइजेशनल सिनिसिज्म, क्योंकि मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और मैंने इसी को ही देखना है, मेरा हाइपोथेसिस भी यही है। जेंडर को मैं इसमें डाल देता हूँ, आप जेंडर को डाल दें, 5 6 कैटेगरीज वाले को डाल दें, जिस मर्जी को डाल दें। चलिए मैं इसको डाल देती हूँ। फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग विद ऑर्गेनाइजेशन की 4 कैटेगरीज थी, 1 to 4 years, 4.1 to
9 years, more than 9 years, more than 10 years, इस तरह से इसकी 4 कैटेगरीज है। कंट्रास्ट में जाएं आप, कुछ भी नहीं करना। पोस्ट हॉक में भी आपको कुछ भी नहीं करना। ऑप्शंस में आप जाएं, इनको आप क्लिक कर दें, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस और ये सारा आप क्लिक कर दें, ओके कर दें, ओके। अब आप इसका वन वे अनोवा देखें, ये सिग्निफिकेंट आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन what between for how many years you have been working with the years of experience, for how long you have been working with the organization, years of experience, organizational cynicism में significant relation exist कर रहा है। और अगर हम टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस देखें तो 0.407 आया है, which also जो हमारे इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस है उसको फुलफिल कर रहा है। assumptions of equality of variance फुलफिल हो रही हैं इसमें। इसका मतलब इनका डाटा जो था ये नॉर्मल था। और ये डिस्क्रिप्टिव्स थे, लेस देन अ ईयर 1 to 4 years, 4.1 to 9 years, more than 9 years, ये जस्ट डिस्क्रिप्टिव्स थे इसके। तो इस तरह से आप वन वे अनोवा और टी टेस्ट दोनों यूज कर सकते हैं। अगर आपकी मोर देन 2 कैटेगरीज है या 2 कैटेगरीज है तो वन वे अनोवा यूज करें। मोस्टली हम वन वे अनोवा ही यूज करते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट सिर्फ 2 कैटेगरीज बताता है जो कि अनोवा में भी चेक हो जाती है। मैंने आपको बताया यहाँ से चेक होगी सिग्निफिकेंट से। उसमें हमें क्या करना पड़ता है, उसमें हमें इस तरह से देखना पड़ता है। हम पहले इसको देखेंगे, लिवीन टेस्ट 0.05 से ग्रेटर होगा तो फर्स्ट रो देखेंगे, लेस होगा तो सेकंड रो देखेंगे। इसमें हम सिंपली हम सिग्निफिकेंट देखते हैं बस। तो आप वन वे अनोवा टेस्ट कर लें चाहे ना करें, इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अब आप देख सकते हैं ये रूबस टेस्ट में वेल्च एंड ब्राउन का टेस्ट है। ये तब आप देखते हैं, ये भी सिग्निफिकेंट आ रहा है, पर ये आप तब देखते हैं जब आपका ये होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, ये टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस अगर तो ये लेस देन 0.05 हो, क्योंकि ग्रेटर देन 0.05 है तो हम अनोवा देखेंगे। अगर ये लेस देन 0.05 हो, लेट्स से 0.001 हो या 0.00 ही हो, तो आप ब्राउन एंड वेल्च टेस्ट यूज करेंगे। और ये आप अपने एनालिसिस में भी लिखेंगे कि because the homogeneity of the assumption of homogeneity of variance is not fulfilled, therefore we are looking at the Welch and Brown test, and here it shows the significant that there exists a significant relationship between organizational cynicism and gender। क्योंकि ये होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस जो है assumption फुलफिल हो रही है, इस वजह से हम डायरेक्ट ये वाली assumptions देखें, हम सिर्फ ये वाली सिग्निफिकेंट वैल्यू देखेंगे और ये वेल्च एंड ब्राउन को नहीं देखेंगे। उसके बाद हम क्रॉस टैब्स देखेंगे। क्रॉस टैब्स बेसिकली तब जब हमें दो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन देखना हो, दो या दो से ज़्यादा डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन चेक करना हो, तो हम क्रॉस टैब्स यूज़ करते हैं। क्रॉस टैब्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि जेंडर, स्ट्रेस लेवल, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मैरिटल स्टेटस, मैं इन सबको इकट्ठे देखना चाह रही हूँ तो मैं क्रॉस टैब्स करूंगी। और अगर मैं दो को भी देखना चाह रही हूँ, जेंडर और स्ट्रेस लेवल, तो मैं उन दोनों को कर लूंगी। इसके लिए आप एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे और ये क्रॉस टैब्स इसको क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपने रोज में आप डाल दें जेंडर। लेट्स से मैं रोज में डाल देती हूँ जेंडर। डू यू फाइंड योर जॉब स्ट्रेसफुल, इसमें मैंने ये कर दी। इसके बाद चाहूँ तो इसमें भी डाल सकती हूँ, इसमें डाल दी। मतलब ये आप पे डिपेंड करता है। रोज और कॉलम में दो चीजों का चेक करना चाह रही हूँ, जेंडर एंड स्ट्रेस लेवल। तो मैंने इसको जेंडर में ये डाल दिया, कॉलम में मैंने डाल दिया डू यू फाइंड योर जॉब स्ट्रेसफुल। अगर आप देखना चाह रहे हैं फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग, आप इसको कर दें नेक्स्ट। ये देखिए मैं तो आपको बताती हूँ दोबारा से। रोज में आपने डाल दिया जेंडर, आप जो मर्जी डाल दें, आपका जो दिल करे डाल दें, रोज कॉलम एक ही चीज है। उसके बाद मैंने फिर इसमें डू यू फाइंड योर जॉब स्ट्रेसफुल में मैंने जो कॉलम में मैंने ये डाल दिया। अब मैं लेयर्स ऐड करना चाह रही हूँ, मुझे जेंडर को ज्यादा चीजों के साथ देखना है। डू यू फाइंड योर जॉब स्ट्रेसफुल के साथ भी देखना है मैंने, फॉर हाउ मेनी इयर्स यू हैव बीन वर्किंग विद ऑर्गेनाइजेशन वो भी देखना है मैंने, तो मैंने इसको इसमें डाल दिया।
नेक्स्ट करूंगी, एक और लेयर डाल दूंगी प्रीवियस। ठीक है, मेरे पास मैटर स्टेटस है, मैंने वो भी डाल दिया इसमें। मेरे पास इस टाइम नहीं है तो मैं नहीं डाल सकती, लेकिन अगर मेरे पास है तो मैंने वो भी डाल दिया इसमें। तो आप लेयर्स इसमें ऐड करते हैं, जितने भी आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं सिर्फ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स डालने हैं, आपने स्केल वेरिएबल्स नहीं डालने। उसके बाद आप एग्जैक्ट में जाएं, कुछ भी नहीं करना। इन ऑप्शंस को वैसे ही देख लेना चाहिए। आपने इसमें से कुछ टिक मार्क करना है तो आप कर सकते हैं। सेल्स में जाने की भी जरूरत नहीं है। सेल्स हमें बस ये बता रहे हैं कि किस तरह से होगा। ऑब्जर्व कॉलम, रोज कॉलम्स, परसेंटेजेस किस तरह से आएंगी। इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट भी नहीं हम करते, बूटस्ट्रैप भी नहीं करते। हम इसको ओके कर देंगे सिंपली। अब ये जेंडर को, डू यू फाइंड योर जॉब स्ट्रेसफुल एंड फॉर हाउ मेनी इयर्स हैव बीन वर्किंग विद द कंपनी, इन तीनों को इकट्ठे देखना है इस तरह से। अब आप इसको देखें, अब इस टेबल को पढ़ना काम है। फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग विद द कंपनी, less than a year, 1 to 4 years, 4.1 to 9 years, and more than 9 years। अब ये यहाँ पे जेंडर आ गया, जेंडर मेल फीमेल, हम तीनों चीजों को इकट्ठे देख रहे हैं ना। डू यू फाइंड योर जॉब स्ट्रेसफुल, इसको भी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया यस, 32 लोगों ने कहा है दे फाइंड देयर जॉब स्ट्रेसफुल, एंड 22 लोगों ने कहा है दे डोंट फाइंड देयर जॉब स्ट्रेसफुल। 9 लोगों ने कहा दे फाइंड देयर जॉब स्ट्रेसफुल, 20 लोगों ने कहा दे डोंट फाइंड देयर जॉब स्ट्रेसफुल, 20 मेल्स ने कहा दे डोंट फाइंड देयर जॉब स्ट्रेसफुल। ये उन्होंने कहा है जो लेस देन अ ईयर में आ रहे हैं। लेस देन अ ईयर, जिनको ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए 1 साल से कम, 1 साल से कम काम करते हुए फीमेल्स कह रही हैं दे फाइंड देयर जॉब स्ट्रेसफुल, और मेल्स 22 मेल्स कह रहे हैं दे फाइंड देयर जॉब स्ट्रेसफुल। उसी तरह मैं इस पे आ जाती हूँ, जिनको ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए 9 साल से ज्यादा हो गए हैं, वो उनमें से जो मेल्स हैं वो 15 मेल्स कह रहे हैं दे फाइंड, 15 फीमेल्स कह रही हैं दे फाइंड देयर जॉब स्ट्रेसफुल, और 9 फीमेल्स कह रही हैं उनको स्ट्रेसफुल नहीं लगती जॉब। 9 साल से ज्यादा काम करने वाले लोगों में से जो मेल हैं वो 43 मेल्स कह रहे हैं उनको जॉब स्ट्रेसफुल लगती है, 55 मेल्स कह रहे हैं उनको जॉब स्ट्रेसफुल नहीं लगती। तो इस तरह से आपने अपने डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को देखना है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्टिव में जाएं, क्रॉस टैब्स में जाएं, इसको आप निकाल दें। मैंने इसको निकाल दिया, मैंने ओके कर दिया। अब ये जरा सिंपल टेबल हो गया। 104 मेल्स कह रहे हैं दे फाइंड देयर जॉब्स, फीमेल्स कह रही हैं दे फाइंड देयर जॉब स्ट्रेसफुल, और 170 मेल्स कह रहे हैं दे फाइंड देयर जॉब स्ट्रेसफुल, एंड इतनी रेशो कह रही है नहीं दे डोंट फाइंड देयर जॉब स्ट्रेसफुल। तो आपको इस तरह से भी देख सकते हैं, और इसमें डिफरेंट लेयर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 3 लेयर्स ऐड किए ना, आप 4-5 वो आगे आगे चलती जाएंगी। 4-5 जितने भी आपके डेमोग्राफिक्स वेरिएबल्स हैं आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो एसपीएसएस में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को टेस्ट कर सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमें किस तरह से, एक तो नॉर्मेलिटी किस तरह से चेक करनी है, सेकेंडली हम रिग्रेशन एनालिसिस और बाकी जो फर्दर एनालिसिस है प्रोसेस हेज मॉडल्स के एनालिसिस वो किस तरह करेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आप नेक्स्ट वीडियो से अपडेट होते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।